किया और आज नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, मोदी की एक और गारंटी पूरी, सीएए हुआ लागू। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी या उनकी एक तरीके से गारंटी पूरी हुई है और सीएए को लागू किया गया। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फिरोज अहमद वक्त साहब हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर साहब हैं और संजय कुमार चड्ढा वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का स्वागत है। फिरोज अहमद वक्त साहब, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि अब जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है और बहुत लंबे समय से पब्लिक डोमेन में बहुत बहस हुई है, तर्क वितर्क सारी चीजें स्पष्ट हैं, आपको लगता है कि अब वो सारी बहस बंद हो जाएगी, नए सिरे से नई शुरुआत? देखिए, ऐसा है आरेंद्र प्रताप जी, आपको मेरा स्वर पहुंच रहा है? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको, आपकी बात रखिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है ना सीए, इस पर मुतलक भी कोई भी टीवी बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है। इट इज अ क्लियर कट केस। क्या है कि इससे मतलब जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, खासतौर से जो मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है, उनका कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो ऐसा बिल है कि जो बाहर, अभी आपने समझा दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो ये लोग ओवैसी जैसे लोग जो ये बात कह रहे हैं, तौकीर रजा खान जैसे लोग ये बात कह रहे हैं, इसमें मुसलमानों को भी इंक्लूड किया। मैं बता दूं कि पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या इवन ईरान में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनको आधा मुसलमान या मुसलमान नहीं समझा जाता, जैसे मेमन है, अहमदिया हैं, मेहदी हैं। तो उनको भी जो अगर वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनके लिए भी हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हैं। हिंदुस्तान की छाती बहुत चौड़ी है। और आप ये समझिए कि ये जो वहां के, देखिए वहां जो अल्पसंख्यक रहते थे 22-23% थे आजादी के जब पार्टीशन हुआ था, अनफॉर्चुनेट पार्टीशन। अब 2-3% रह गए। बांग्लादेश में भी उतने ही है, 2.5% है। तो ये क्या हो रहा है, वो उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं। वो लोग वहां रहना नहीं चाहते। वो यहाँ पर, मैं मजनू का टीला गया, कुछ वहां पर प्रताड़ित जो थे वो हिंदू आए हुए थे, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, चीन से आए हुए थे। बहुत बुरी उनकी हालत थी। उनको कुछ नहीं, मतलब वो संतरे बेच के ठेले पे बहुत खुश थे, लेकिन उनको ये बात, भले ही उनके केजरीवाल ने उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि हम अपने मुल्क में, अपनी धरती पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब ये इन लोगों के लिए है। अरे वो लोग जो शाहीन बाग में बैठ गए, कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई कागज नहीं मांगे जाएंगे। जहां तक हिंदुस्तानी मुसलमानों का ताल्लुक है, उनसे कोई लेना देना एक तरीके से है ही नहीं। बिल्कुल, ये मिट्टी में है, उनका खून इसकी मिट्टी में, कोई उनसे कुछ नहीं मांग रहा, कोई नहीं उखाड़ के फेंक रहा। बिल्कुल, खामखाई। आखिर में मुझे 5 सेकंड दे दो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। इस मसले को कुछ लोग हैं बहला फुसला रहे हैं, मुसलमानों को लटका रहे हैं, झटका रहे हैं, भटका रहे हैं, भड़का रहे हैं, और इसको आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, अफवाह फैला रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है। रमजान का मुबारक महीना है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। इस पचड़े से बाहर निकलें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, सारी चीजें पाक साफ तरीके से दिखाई पड़ रही हैं, स्पष्ट है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। संजय कुमार चड्ढा जी हमारे साथ में है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून के जानकार हैं, संविधान को समझते हैं। संजय जी, आपको लगता है कि किसी भी प्रकार के सीए के प्रावधान में, और अब जब नोटिफिकेशन भी आ गया, उसमें कहीं कुछ इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि किसी भी धर्म के भारतीय के साथ, उसकी नागरिकता के साथ में उसको कोई भी उसके हक सीमित होते हो? देखिए, ये नागरिकता छीनने का या किसी भी प्रकार से आपके जो हक अख्तियार हैं, आपके जो हकूक है, हकूक का मतलब होता है आपके जो राइट्स हैं, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। हम, मेरे, आपके, बख्श साहब के, समीर साहब के, हम सबके अख्तियार, हमारे अधिकार सारे बड़े परिपक्व हैं, उनमें कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकता। ये जो नया जो एक्ट है, जो 2019 में पास हुआ था, और आज उसके रूल्स और उसका रूल्स बन के उसका नोटिफिकेशन हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है प्रताड़ित ऐसे लोग जो पड़ोस के 3 मुल्कों में जिन्होंने जो प्रताड़ित किए गए हैं और 2014 से पहले वो भारत में आ गए हैं जी, उनका कोई नागरिकता ही नहीं है उनके पास। वो वापस जाना नहीं चाहते, वो भारत में रहना चाहते हैं। एक ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक भी एक कोई चीज होती है, उसके तहत ही ये चीज उनको दी जाती है, और ये तो वैसे ही अधिकार है। अब एक चीज और, कुछ लोग कह रहे हैं बार बार, दो ऑब्जेक्शन जो हम बार बार सुनते हैं, और दो अफवाहें हम बार बार सुनते हैं। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। पहली ये
कि ये मुसलमानों की कहीं सिटीजनशिप ना ले जाए। बिल्कुल नहीं है, ये सिटीजनशिप ले जाने का तो एक्ट है ही नहीं, ये तो सिटीजनशिप देने का एक्ट है, पहली चीज। तो ये बहुत क्लियर आपके माध्यम से हर जनमानस को मैं बताना चाहता हूं। और दूसरी चीज, क्या कोई बाहर का मुसलमान इन 3 मुल्कों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां का कोई मुस्लिम अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसका प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है। 5 तरीके से हमारा जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 4-5 तरीके हैं जिनके जरिए एक नागरिकता ली जा सकती है। और इसके तो रजिस्ट्रेशन करवा के, हमने कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहां पे मुस्लिम्स को भी यहाँ की बाहर के मुस्लिम यानी कि पाकिस्तान के मुसलमान एक नागरिकता उनको दी गई है, उसके प्रावधान भी हमारी व्यवस्थाओं में मौजूद है। समीर चौगांवकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी या कहा जाए बीजेपी की एक और गारंटी उन्होंने पूरी की है, बड़े फैसले लेने से चूकते नहीं है और उसका एक उन्होंने तय किया है तो वो फैसला लेते हैं, ये भी कम से कम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक बार फिर से दिखाई पड़ रहा है। समीर जी, देखिए, आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन शपथ ग्रहण लिया था 2014 में, तब से लेकर अब तक लगातार देश के हित में निर्णय लेते जा रहे हैं और वो इस बात की चिंता नहीं करते कि चुनाव आने वाले हैं या चुनाव निकल गए हैं, मैं सत्ता में लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। उन्हें अपना काम करना है, वो अपना काम लगातार करते जाते हैं और मुझे लग रहा है कि यही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। देखिए क्या हुआ था, जनता को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। आपको पता है शाहीन बाग का कितना बड़ा आंदोलन चला था, कैसे एक वर्ग को इस बात के लिए अफवाह फैलाई गई थी कि ये लागू होने से आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं और अमित शाह का 10 दिसंबर 2019 को जो लोकसभा में भाषण हुआ था इस बिल के पास करते समय, जब बिल टेबल पे आया था, अमित शाह जी ने जो भाषण दिया था देश के गृह मंत्री ने, मुझे लगता है वो भाषण देश के हर उस नागरिक को सुनना चाहिए जिससे लगता है कि यह एक्ट उनके खिलाफ जा रहा है या मुसलमानों के खिलाफ है। कितने विस्तृत और कितनी सरल भाषा में अमित शाह ने उस भाषण के माध्यम से समझाया था कि यह किसी की भी नागरिकता लेने वाला बिल नहीं है, यह नागरिकता देने वाला बिल है। वो 3 देशों से जो प्रताड़ित धार्मिक लोग हैं, अगर वो भारत में आते हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो उन्हें भारत सरकार नियम के तहत नागरिकता देगी, अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्पष्ट सरकार ने विभिन्न माध्यमों से बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, गृह मंत्री ने बताया, भाजपा के प्रवक्ताओं ने बताया, सरकार की सारी इसने बताया, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि एक ऐसा वर्ग है समाज के अंदर जो मुसलमानों के बीच ये बताकर कि यह सरकार आपके खिलाफ है, उनके वोट बैंक को आकर्षित करना चाहती है। और ममता बनर्जी जो लगातार इसका विरोध कर रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है और वो मुस्लिम वोट बैंक को ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी आपको इस देश से निकालना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुस्लिम समाज भी इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, समय थोड़ा सीमित है। फिरोज अहमद, वक्त एक संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि 10 वर्षों का सबका विश्वास की जो एक कह सकते हैं पूरी परिपाटी मोदी सरकार के द्वारा रखी गई, आपको लगता है कि एक विश्वास बहाली का एक बड़ा माहौल पैदा हुआ है और गलतफहमियों की गुंजाइश अब बचती नहीं है? नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारे जो दोनों दोस्त हैं, कपूर साहब और चौहान साहब, उन्होंने बहुत सही फरमाया। देखिए, जो 10 साल का वक्त है ना, लोगों ने पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैलाई थी, ये होगा वो होगा, पर लोगों ने देख लिया कि सबका विकास हुआ है, सबको विश्वास मिला है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मोदी जी ना मेरे कोई दोस्त है, ना मैं किसी पार्टी या संगठन से जुड़ा हूं, लेकिन दुनिया जानती है जिस तरीके से वहां यूक्रेन में इन्होंने न्यूक्लियर वॉर का ने उसको रोका, साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो 10 साल में काम किया, एक ऐसा वजीर आजम है ये जिसने 10 साल में, ये समझिए कि सिर्फ 2-3 घंटे ये शख्स होता है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो काम नहीं किया हो। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वफादार, कामदार, सेवादार एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम अब तक तो आया नहीं है और इनके बाद में मुझे नहीं लगता कोई आ पाएगा। बिल्कुल। संजय जी, आपको लगता है, जी मैं आता हूं आपके पास। संजय जी, आपको लगता है कि हमारा संविधान मूलभूत तौर पे इतना मजबूत, सशक्त है और एक आम शहरी को इतना मजबूत बनाता है कि इस प्रकार से दिक्कतें पैदा हो उसकी गुंजाइश होती नहीं है, और इन प्रावधानों में तो कहीं कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है? छोटा सा जवाब। मैं आपके माध्यम से ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, किसी
के पास ये ताकत नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब कर सके। हमारा संविधान, बिल्कुल सही कहा आपने, वो इतना सशक्त है, इतना मजबूत है कि किसी व्यक्ति, कोई भी, अगर इस तरीके का कोई कानून होता तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको ठहरने देगी? आप बिल्कुल को ये जानना चाहिए, हम रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंसेस से गवर्न होते हैं जी। इसलिए ये लॉ बिल्कुल जायज, सही है और किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता लेने का तो कोई प्रावधान इसमें है ही नहीं। संजमीर जी, बिल्कुल, बहुत वक्त खत्म हो रहा है। एक छोटा सा जवाब, क्योंकि इसके राजनीतिक नफे नुकसान और कई प्रकार की टाइमिंग को लेकर जो बात की जा रही है, आपको लगता है कि ये सब बेमानी है? क्योंकि ये होना था, लागू होना था, ये तय था। लागू तो ये 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पास हो चुका था। 2 दिन बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन चुका था। क्योंकि एक समाज के वर्ग के अंदर उसके बाद जो कोविड आ गया था, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई और बाद में जो समाज का एक वर्ग को भड़काया गया, उसको अफवाह दिया गया, उसको बताया गया कि आपके खिलाफ है, तो सरकार ने उस समय इससे अधिसूचना इसकी जारी नहीं गई थी। अब केंद्र सरकार को यह बात पता है कि देश का मुसलमान इस बात को जानता है कि मोदी सरकार ने जितने उस समाज के लिए किया है, 70 साल में कोई सरकार उसके लिए काम नहीं कर सकी है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने लाकर ये बता दिया है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं। लेकिन अभी भी समाज में ऐसे वर्ग है जो इसका गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, मुसलमान समाज को भड़काने की कोशिश करेंगे। मेरे आपके माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों से अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए, भाईचारे से रहे। ये सबके हित में है, ये आपके हित में आ रहा है, ये देश के हित में आ रहा है और ये सब हम लोगों का भारत देश है। इसे बेहद खूबसूरत और 2047 तक विकसित भारत बनाना है। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। बिल्कुल, बहकावे और अफवाहों से बचने की जरूरत है। सच्चाई को समझिए और उस आधार पर फैसला लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर